नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मेरा विषय है पॉलिटिकल साइंस और मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। हम चीन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने जनवादी कांग्रेस की शक्ति एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने जो उसके कार्य एवं शक्तियाँ देखी थी, तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है, उसकी अगर व्यवस्थापिका को देखें तो उससे भी उसकी शक्तियाँ किसी भी रूप में कम नहीं हैं। उसके पास में विधायी शक्ति भी है, प्रशासनिक शक्ति भी है और वित्तीय शक्तियाँ भी उसे प्राप्त है। और नए संविधान में तो उसे संविधान का सर्वोच्च अंग भी कहा गया है। ये हमें पता है कि चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और उसकी जो कानून निर्माण की शक्ति है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और जो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उस पर कार्यपालिका के किसी भी पदाधिकारी को वीटो की पावर नहीं है। चीन में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी नहीं है। तो इस प्रकार जनवादी कांग्रेस के द्वारा जो कानून निर्माण किए जाते हैं उसको किसी भी दूसरी सत्ता के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार हम देखें तो जनवादी कांग्रेस की कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद या पूर्व में अगर हम सोवियत संघ देखें तो उसकी जो सर्वोच्च सोवियत है उससे भी अधिक उसको व्यापक शक्ति प्राप्त है। नए संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अन्य अनन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है जो कि संविधान के द्वारा अन्य किसी अंग को दी नहीं गई है। यानी अन्य किसी अंग को कोई शक्ति नहीं दी गई है तो उस शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है। यह उपबंध भी बहुत ही व्यापक है। तो इस प्रकार उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी संविधान में चर्चा नहीं की गई है। और इस प्रकार जो केंद्रीय सत्ता है वो जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। लेकिन हम यथार्थ में देखें तो इससे स्थिति कुछ भिन्न दिखाई देती है। वस्तु स्थिति यह है कि जनवादी कांग्रेस केवल संविधान के पृष्ठों में या हम कहें कि सैद्धांतिक रूप से ही हमें सर्वोच्च व शक्तिशाली दिखाई देती है। वास्तविक स्थिति में यह यथार्थ में ऐसा नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि इसकी सदस्य संख्या विशाल है। इस कारण इसमें किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से विचार नहीं हो पाता और निर्णय लेने में आसानी नहीं रहती है। दूसरा कारण यह है कि जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है। इस स्थिति के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके सत्रावसान काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो जाती है। यानी जब कांग्रेस का सत्र चल रहा होता है तब तो वह इन शक्तियों का प्रयोग कर रही होती है, लेकिन इसका सत्र कम समय के लिए चलता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। और यद्यपि जो स्थायी समिति है वो जनवादी कांग्रेस के प्रति ही उत्तरदायी होती है, पर जो उत्तरदायित्व है वो केवल कागजी होता है, यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। तीसरा हम देखें तो साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ होते हैं। वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति हो या जनवादी कांग्रेस में केवल संवैधानिक व औपचारिकताओं के नाते अपनी स्वीकृति की मोहर उस पर लगाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो वास्तव में जनवादी कांग्रेस के जो कार्य हैं वास्तव में वे दिखावे मात्र हैं। सारे कार्यों को स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। और कभी ऐसा हो कि कोई सदस्य अगर उसकी आलोचना भी करता है तो उसको दक्षिणपंथी करार देके उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में जनवादी कांग्रेस के पास में इतनी शक्ति नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। और अगर जनवादी कांग्रेस की अगर हम देखें बात करें या स्थायी समिति की, तो उससे भी अधिक हम बात करें शक्तियां होती हैं साम्यवादी दल के पास में, और साम्यवादी दल ही इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में करता है। आगे है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग या परमानेंट ऑर्गन भी कहा जाता है। रचना
स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है और इसके अनुसार इस समिति का एक अध्यक्ष होता है, कई उपाध्यक्ष होते हैं और महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। और इसका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, जिसे उन्हें वापस बुलाने यानी रिकॉल का अधिकार भी होता है। यानी वो किसी सदस्य से असंतुष्ट हो, उसके कार्यों से असंतुष्ट हो, तो उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान में कुछ नहीं कहता है, बल्कि इसका निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को ही करना होता है। व्यवहार में स्थायी समिति ही की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक होती है। अब इसके कार्यकाल का प्रश्न हम देखें तो संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इस प्रकार स्थायी समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, क्योंकि स्थायी समिति उस समय तक कार्य करती है जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव नहीं हो जाता है। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से स्थायी समिति का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। और इसकी बैठकों के संबंध में कहें तो यह स्थायी निकाय है। इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष उसके कार्य में सहायता करता है। स्थायी समिति का अध्यक्ष, स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है, उसकी आज्ञा व निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सैद्धांतिक रूप से अगर सोवियत संघ की प्रेसिडियम के जो अध्यक्ष के समान उसकी शक्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन व्यवहार में उसे वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है जो प्रेसिडियम के अध्यक्ष को प्राप्त है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।